तो आज करते हैं मल्टीपल आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू। एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी हैं, तुम्हारे पेपर में भी एमसीक्यूज ही आ रहे हैं। मॉक टेस्ट कर रहे हो? कर रहे हो? मॉक टेस्ट करते रहना है, ठीक है। तो जो अभी मैंने तुम्हें कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन, ये आगे भी काम आने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के अलावा भी जब आप अपने आईटीआई कर लोगे, आप लोको पायलट की तैयारी करोगे या मैकेनिक के लिए कहीं दोगे, ठीक है, बीआरओ में दोगे, और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो मैकेनिक की पोस्टें आती हैं, व्हीकल मैकेनिक, तो वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, द काउंटर वेट्स ऑन अ क्रैंकशाफ्ट आर लोकेटेड अपोजिट द, हिंदी में क्या लिखा रखा है? हाँ, कहाँ फिट होते हैं? क्रैंक पिन के अपोजिट। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? मेन बियरिंग, बिग एंड बियरिंग, स्मॉल एंड बियरिंग एंड वाइब्रेशन डैम्पर। वाइब्रेशन डैम्पर अलग चीज़ है। तो बिग एंड बियरिंग दिखा, बिग एंड बियरिंग कहाँ पर फिट है? क्रैंक पिन में। कभी कभी ऑप्शन जो है बिग एंड बियरिंग भी हो सकता है, कभी क्रैंक पिन भी हो सकता है। तो जो काउंटर वेट हैं, यह बिग एंड बियरिंग के या क्रैंक पिन के अपोजिट रहते हैं। क्यों लगाए जाते हैं ये काउंटर वेट? ये इसलिए लगाए जाते हैं, जब भी कोई वस्तु अपने धुरे पर घूमती है तो घूमने के कारण उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रवृत्ति क्या है? वो एक आभासी बल है, तभी तक एक्ट करेगा जब तक वो शाफ्ट घूम रही है। तो उसकी प्रवृत्ति होती है बाहर की तरफ को। जब आप हाथ में एक किसी रस्सी पे पत्थर बांध के घुमाओगे तो जितना तेज घुमाओगे वो रस्सी तंती चली जाती है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब तक घुमाओगे तब तक वो प्रभावी रहेगा, जैसे घुमाना बंद कर दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो शाफ्ट भी क्या हो रही है? इंजन ब्लॉक के साथ लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट, और वो घूम रही है, तो उसके कारण ये एक अनवांटेड फोर्स पैदा हो जा रहा है। जब इसे अगर कैंसिल नहीं किया जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट वाइब्रेट करेगी, उसको संतुलित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस वाइब्रेशन को कैंसिल आउट करने के लिए ही ये सेंटर वेट, ये काउंटर वेट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द फ्रंट एंड ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट इज माउंटेड। क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड में फिट रहते हैं, क्या क्या है ऑप्शन? टाइमिंग गियर, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन पुली एंड ऑल ऑफ दीज। बताओ। ऑल ऑफ दीज, सबके सब क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड में ही फिट रहते हैं। टाइमिंग गियर भी फ्रंट एंड पर ही रहते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर भी फ्रंट एंड पर ही होता है, और फैन पुली या क्रैंक पुली भी फ्रंट एंड पर ही रहती। तो यहाँ पर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रियर एंड ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट माउंटेड। क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में फिट होता है, ऑप्शन बोलो। फ्लाईव्हील, काउंटरवेट, वाइब्रेशन डैम्पर एंड टाइमिंग स्प्रॉकेट। राइट आंसर है फ्लाईव्हील। पिछले एंड में फ्लाईव्हील फिट होता है, आगे वाइब्रेशन डैम्पर फिट रहता है, और जितने भी चीज़ें हैं, वाइब्रेशन डैम्पर है, चेन स्प्रॉकेट है, पुली है, ये सब आगे फिट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मेन जर्नल डायमीटर एंड द सिलेंडर बोर इन अ कार इंजन। यानी जो मेन जर्नल का डायमीटर है और सिलेंडर बोर का डायमीटर है, किसी कार इंजन में उनके बीच में कितना अनुपात होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्रैंक शाफ्ट के मेन जर्नल की मोटाई और इंजन सिलेंडर बोर के बीच में क्या अनुपात रहता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हैं? 0.1, 0.25, 0.5 एंड 0.75। कितना होता है? 0.75 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मेन जर्नल की मोटाई होती है, जो मेन जर्नल की मोटाई होती है वह
इंजन सिलेंडर के डाया के 75% होती है। ठीक है, कल ही बोला था 65 to 75 बोला ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 0.75 है, 0.65 है कहीं, यहाँ सीधे सीधी बात है। तो इसके बीच में तो इसका अनुपात कितना हो गया, 0.75, इसका मतलब है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ 6 सिलेंडर कार इंजन द एंगल बिटवीन द सक्सेसिव क्रैंक थ्रो, इसका मतलब है क्रैंक थ्रो क्या होती है, किसी भी मेन जनरल की सेंटर लाइन तथा क्रैंक पिन के सेंटर लाइन के बीच की दूरी। ये वेब है और यहां पर ये क्रैंक पिन है और यहां पर लगभग ये मेन जनरल है। तो ये जो मेन जनरल की जो सेंटर लाइन जा रही है और ये क्रैंक पिन की सेंटर लाइन जा रही है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं क्रैंक थ्रो। कितनी होती है ये, कितनी होती है जनरली, जैसे मैंने बोला कि ये जो मेन जनरल की मोटाई बोर डाया के 75% होती है, तो इसी तरह से ये क्रैंक थ्रो कितनी होती है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक के 50% होती है। एक्चुअल क्रैंक रेडियस यही है, समझ में आई बात, ये कितनी होती है, हाफ ऑफ द एस, लेंथ ऑफ स्ट्रोक के आधी होती है ये। तो जो 6 सिलेंडर इंजन है उसके बीच में इस क्रैंक थ्रो का एंगल कितना होता है ये पूछ रहा है। पावर इंपल्स 4 स्ट्रोक इंजन में पावर क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में 1 मिलती है। 2 चक्कर का मतलब कितना हो गया, 720 डिग्री। 720 डिग्री पे 1 मिल रही है और इंजन है ना, सिलेंडरों की संख्या है 6, तो कितना, आ गया आंसर। राइट आंसर है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेशन डैम्पर ऑन ए क्रैंकशाफ्ट रिड्यूसेस, जो क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड में लगा हुआ वाइब्रेशन डैम्पर है वह कम करता है, रिड्यूस करता है। क्या कम करता है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस और जेड एक्सिस लेटरल एक्सिस होता है ऑटोमोबाइल में। ठीक है, इनसे किसी प्रकार का नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जनल वाइब्रेशन क्या होती है, एक मरोड़न वाला कंपन कब होती है, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन क्या है, स्टैटिक है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई भी वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टर मोटर का पिनियन फ्लाई व्हील को घुमा रहा है, फ्लाई व्हील को घुमाता है वो। अब फ्लाई व्हील उस घूमने का विरोध करता है और फ्लाई व्हील लगा है रियर एंड में और वाइब्रेशन डैम्पर लगा है आगे। फ्लाई व्हील घूम रहा है, वाइब्रेशन डैम्पर कह रहा है मैं नहीं घूमता। तो एक बल ऐसे लग रहा है, इनर्शिया फोर्स ऐसे लग रही है। तो जब ऐसे कपड़े को निचोड़ते हैं, कपड़े को निचोड़ते समय कैसा करते हैं, एक जोर तो इधर को लगा रहे हैं और इससे उल्टा लगाते हैं ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, सेम ये मरोड़न बल पैदा होता है। ये सबसे ज़्यादा लगता है जब हम चलते हुए इंजन को बंद कर देते हैं। जब हम चलते हुए इंजन को बंद कर देते हैं, उसमें फ्लाई व्हील और क्रैंकशाफ्ट सब बहुत 2000 आरपीएम पर चल रही थी, या कम से कम अगर स्लो रनिंग में भी है तो वो 750 आरपीएम पर चल रही थी। 750 चक्कर 1 मिनट, 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट 750 चक्कर लगा रही थी और अचानक से आपने इंजन को बंद कर दिया। तो क्रैंकशाफ्ट की प्रवृत्ति रहती है चलते रहने की, जबकि उसकी फ्यूल सप्लाई और सारे इलेक्ट्रिकल जो भी सप्लाई थी वो बंद हो गई है।
तो इंजन ऑफ हो गया, मगर क्रैंकशाफ्ट की प्रवृत्ति क्या है, चलने की है। तो वहां पर जो टॉर्जनल ट्विस्ट पड़ रहा है, फ्लाईव्हील तो रुक गया मगर क्रैंकशाफ्ट चल ही रही है, तो उस समय क्या होता है, वाइब्रेशन डैम्पर एक पुली होती है, एक भारी पुली होती है, और इसके बीच में ये रबर कपलिंग्स होती हैं। तो जब ये क्रैंकशाफ्ट जब घूमना चाह रही होती है, तो उस समय जब ये वाइब्रेशन डैम्पर इन रबर के गुटकों में स्लाइड कर जाता है, तो जो दबती क्या है, रबर दबती है, क्रैंकशाफ्ट खड़ी हो जाती है। क्रैंकशाफ्ट पर पड़ने वाला जो मरोड़न बल लग रहा है, जो टॉर्जनल ट्विस्ट हो रहा है, उसको वह रबर ले लेता है और वापस अपनी जगह पर वही वाइब्रेशन डैम्पर थोड़ा सा ऐसे चल के वापस अपनी जगह पर आ जाता है। क्रैंकशाफ्ट नहीं घूमती है। जो क्रैंकशाफ्ट के बल का प्रभाव था वो सीधे उस डैम्पर पुली को चला जाता है, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन डैम्पर है वह टॉर्जनल वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेन बियरिंग्स इन 4 सिलेंडर कार इंजन। किसी 4 सिलेंडर वाले कार इंजन में मेन जनरल बियरिंग्स की संख्या होती है, कितनी होती है, 3 होती है। पर जब वो इंजन किसी मीडियम गुड्स व्हीकल में लगता है, जैसे 407 में, या फिर वही 709 में, 1109 में, 909 में जो टाटा के मॉडल हैं, या जो कैंटर की 4 सिलेंडर इंजन है, उसमें वहाँ पर मेन जनरल्स की संख्या क्रैंक पिन की संख्या से 1 अधिक हो जाती है। वहाँ पर होगा 5, ठीक है। तो इस पर तो ज़्यादा बात करने की वो नहीं है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाल्व इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग होने वाले जो वाल्व हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या क्या लिखा है ऑप्शन, पपेट वाल्व, स्लीव वाल्व, रोटरी वाल्व एंड नन ऑफ दीज। जो पपेट वाल्व का मतलब है जो वाल्व अपनी सीट पर उछलता रहता है। पपेट मतलब कठपुतली का नाच देखा है, कठपुतली उछलती रहती है। तो जो गाड़ियों में जो इंजन यूज हो रहे हैं उनमें जो वाल्व लगे रहते हैं वो पपेट वाल्व होते हैं। वो अपनी जगह पर बंद रहते हैं, बैठे हुए हैं, जब खुलते हैं तो हट जाते हैं अपनी सीट से, पर जब हटते हैं फिर जब वो छूटते हैं, बंद होते हैं, तो उस समय वो रोटेट करते हैं। और ये वाल्व रोटेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ऐसा करने से ये अपनी सीट को साफ करते रहते हैं, क्योंकि जब भी कंबशन होता है तो कंबशन किसका हो रहा है, फ्यूल का हो रहा है। फ्यूल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। उस हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जा रहा है तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें से उस बाई प्रोडक्ट में बहुत सारे तो निकल जा रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में रह गए हैं भारी कण हैं, जो उसमें से कार्बन भी अलग हो रही है, वो कार्बन इस वाल्व सीटों में बैठे ना, तो उस वाल्व सीट को वो ग्राइंड भी करते रहते हैं, वो कार्बन वहाँ जमा नहीं हो पाती। और इसके रोटेशन से ये फायदा भी होता है, जो लुब्रिकेंट गाइड और स्टेम, ये जो वाल्व का स्टेम है यह एक वाल्व गाइड के अंदर चल रहा है, और इस गाइड और इस स्टेम के बीच में एक लुब्रिकेंट की बहुत बारीक फिल्म बनी हुई है, वो इसकी तरफ चारों तरफ फैल जाए, यानी ये कहीं भी सूखा ना चले। सूखा चलेगा तो ये उसके फ्रिक्शन करेगा तो घिसावट होगी। और ये वाल्व के बीच में अभी ये इस डायल टेस्ट इंडिकेटर से इसकी फ्री प्ले देखी थी ना, गाइड के बीच में दिखाई था। अभी फिर करोगे इसको दोबारा से, ठीक है। ये कौन सा वाल्व है, ये मेरे हाथ में 2 वाल्व हैं। ये कौन कौन से वाल्व हैं, दाहिने हाथ में कौन सा वाल्व है और बाएं हाथ में कौन सा वाल्व है? ये एग्जॉस्ट और ये, ऐसा क्यों, कैसे पहचाना? इनलेट बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है। क्यों होता है? जो गैसें अंदर आती हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है और एग्जॉस्ट गैसों की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से निकल जाती हैं और अधिक से अधिक हवा अंदर आ सके, इसलिए इनलेट वाल्व को बड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट है
एग्जॉस्ट वाल्व फेस एंगल इज जनरली, फेस एंगल क्या है? ये जो मार्जिन और इसके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये फेस एंगल एग्जॉस्ट वाल्व का रखा जाता है। ऑप्शन बोल मनीष, क्या क्या है ऑप्शन? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। ये रखा जाता है 45 डिग्री। क्यों रखा जाता है 45 डिग्री? 30 डिग्री क्यों नहीं रखा जाता? अच्छी सीलिंग प्राप्त करने के लिए इसे हमेशा 45 डिग्री का रखा जाता है। भले ही किसी में इनलेट वाल्व का फेस एंगल 30 डिग्री हो, क्योंकि इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पर एग्जॉस्ट वाल्व का, ताकि ये लीक ना हो, 30 डिग्री में क्या होता है कि लीक नहीं होते हैं, इसीलिए जो आजकल के वाहनों में ये लगभग 45 डिग्री ही रखी जाते हैं। लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व का फेस एंगल हमेशा 45 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटीरियल यूज्ड फॉर इनलेट वाल्व इज यूजुअली, इनलेट वाल्व के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला मटीरियल अक्सर सामान्यतया होता है। ऑप्शन सिलिको क्रोम स्टील, बी ऑस्टेनिटिक स्टील, सी प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टील एंड डी न्यूमोनिक स्टील। तो ये वाल्व ठंडा चलता है, इसको सिर्फ वाल्व गाइड में अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलती रहे तो इसकी टाइम में भी घिसावट नहीं होती है। यहाँ से जो बाहर से गैसें आ रही हैं वो भी एग्जॉस्ट वाल्व की अपेक्षा बहुत अधिक ठंडी हैं। जो अंदर आ रही है हवा, उसका तापमान, वायुमंडल का तापमान अधिकतम कितना हो सकता है? 50 डिग्री। 50 डिग्री तो नहीं हो सकता, 40, 44, 45, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं 60 डिग्री भी है। जो गैसें बाहर निकल रही हैं वो 750, 800, 900 डिग्री हैं, कम से कम 300 डिग्री हैं, और अधिकतम वो 900 डिग्री तक भी है। तो एग्जॉस्ट वाल्व के लिए स्पेशल मटेरियल चाहिए। इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा? सिलिको क्रोम स्टील इनलेट वाल्व के लिए होता है, यानी कि उसमें सिलिकॉन भी है और क्रोमियम भी है, ठीक है। पर और बाकी ये जितने भी मटेरियल हैं, चाहे प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टील है, ऑस्टेनिटिक स्टील है, न्यूमोनिक एलॉय है, ये एग्जॉस्ट वाल्व के लिए यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा से महंगे मटेरियल भी हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म इन मॉडर्न कार। आधुनिक कारों में यूज होने वाला जो वाल्व मैकेनिज्म है वो कौन सा है? क्या क्या है ऑप्शन? साइड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड इनलेट एंड साइड एग्जॉस्ट वाल्व मैकेनिज्म एंड डी नन ऑफ दीज। तो आजकल सब ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म है, ठीक है। वो साइड में वाल्व जिसके होते थे F8 टाइप के, वो अब ऑब्सोलीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजन वाल्व्स आर क्लोज्ड बाय। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है कि इंजन वाल्व बंद होते हैं किसके द्वारा? क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, बी केम शाफ्ट के द्वारा, सी टाइमिंग डिवाइस के द्वारा, डी वाल्व स्प्रिंग के द्वारा। किसके द्वारा गौरव सिंह? वाल्व स्प्रिंग के द्वारा बंद होते हैं। वो समझ में आ रही बात? किसके द्वारा बंद होते हैं? वाल्व स्प्रिंग के द्वारा बंद होते हैं, केम शाफ्ट के द्वारा बंद नहीं होते हैं। बहुत सारे बोलेंगे केम शाफ्ट के द्वारा, बहुत सारे बोलेंगे टाइमिंग डिवाइस के द्वारा। वो केम शाफ्ट घूम गई, पुश रॉड नीचे आ गई, टेपेट नीचे आ गया, तो उस रॉकर आर्म को धक्का किसने दिया? वाल्व स्प्रिंग के टेंशन ने। उसने अपनी ताकत दिखाई। अभी तक तो तूने मुझे दबा रखा था, तुझे पीछे से सपोर्ट था, अब सपोर्ट हट गया केम का। जब ये केम खड़ी थी तो इसने टेपेट को खड़ा कर रखा था, तब वाल्व स्प्रिंग इसका विरोध नहीं कर पा रहा था रॉकर आर्म का। पर जैसे ही केम घूमी तो स्प्रिंग ने अपनी ताकत दिखाई और वाल्व को बंद कर दिया। तो वाल्व बंद होते हैं वाल्व स्प्रिंग की टेंशन से, यानी बंद करने वाला वाल्व स्प्रिंग। द केम शाफ्ट कंट्रोल्स, केम शाफ्ट नियंत्रित करती है, किस किस चीज को नियंत्रित करती है? वाल्व ओपनिंग को, वाल्व क्लोजिंग को, वाल्व टाइमिंग को, और चौथा ऑप्शन है इन सभी को। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? सभी को, ठीक है। चाहे वाल्व ओपनिंग है, उसकी टाइमिंग है,
वो सबको केम शाफ्ट कंट्रोल करती है। चाहे वाल्व को खोलना हो, ये केम शाफ्ट जब खड़ी होगी, ये केम खड़ी होगी तो वाल्व यहीं से खुलना शुरू हो जाएगा। ये एंगल बना रखा है, ये वाल्व यहाँ से यहाँ तक ये वाल्व लिफ्ट है। कितना खुलेगा? ये अधिकतम मैक्सिमम इतना ही खुलेगा, पर खुलना यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, खुलना यहीं से शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से यहाँ पर खुलेगा और फिर धीरे धीरे जैसे खुला था वैसे ही बंद हो जाएगा। धीरे धीरे खुलेगा और धीरे धीरे बंद होगा, केम शाफ्ट के द्वारा ही होगा। वाल्व टाइमिंग के लिए, जब मैंने क्या बोला कि इसके आगे से चाहे स्प्रॉकेट हो चाहे गियर हो, उसमें टाइमिंग के मार्क होते हैं। इंजन ओवरऑल करने के बाद वो टाइमिंग मिलानी पड़ती है, उस मार्क को क्रैंक शाफ्ट के मार्क के साथ मिलाना पड़ता है। नंबर 1 सिलेंडर तब जाकर ऊपर पोजीशन में आता है। उस हिसाब से उसको 20 डिग्री बिफोर टीडीसी 15 डिग्री बिफोर टीडीसी इनलेट वाल्व को खुल जाना चाहिए और इतने देर बाद तक खुला रहना चाहिए। ये जो भी सारी वाल्व टाइमिंग है, यह भी केम शाफ्ट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी टाइम्स इन अ मिनट डज ईच वाल्व ऑन अ 4 स्ट्रोक इंजन रनिंग एट 2000 आरपीएम ओपन एंड क्लोज? एक इंजन जो 2000 आरपीएम पर चल रहा है तो उसके वाल्व 1 मिनट में कितने बार खुलेंगे और बंद होंगे? आरपीएम दे रखा है कितना? 2000। अगर क्रैंक शाफ्ट की आरपीएम 2000 है तो केम शाफ्ट कितने आरपीएम पर चल रही है? 1000 आरपीएम पर चल रही है। तो वाल्व 1 मिनट, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में काटे जाने वाले चक्कर। क्रैंक शाफ्ट 200 चक्कर चल जा रही है, 2000 चक्कर चल रही है, सॉरी, केम शाफ्ट 1000 चल रही है, तो वाल्व कितने टाइम खुलेंगे? 1000 बार खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केम शाफ्ट ड्राइव विच डज नॉट रिक्वायर लुब्रिकेशन। ऐसी कौन सी केम शाफ्ट ड्राइव है जिसको लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती? चेन ड्राइव को भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है नहीं। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो जो स्प्रॉकेट के दांत हैं वो चेन के जो कड़ियाँ हैं उन्हें घिस देंगी, चेन ढीली हो जाएगी, टूट जाएगी, गर्म होगी, फैलेगी और वो फेलियर होगा। उसको भी लुब्रिकेशन चाहिए। गियर ड्राइव में तो गियरों को तो बहुत अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता है, गियरों को लुब्रिकेशन की विशेष आवश्यकता है। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो गियर बहुत आवाज़ करेंगे चलने में, घिसेंगे, गर्म होंगे, गलेंगे और फेलियर होगा। तो किसको नहीं चाहिए? टूथेड बेल्ट, जो दांतेदार बेल्ट है, उसको लुब्रिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुश रॉड इज लोकेटेड बिटवीन। पुश रॉड फिट रहती है या वहाँ पर स्थित होती है? यहाँ पर मैंने वाल्व ट्रेन बना के दिखाई थी, कहाँ पर फिट होती है? ऑप्शन क्या क्या हैं? वाल्व एंड वाल्व स्प्रिंग, सेकंड वाल्व एंड रॉकर आर्म, सी है वाल्व एंड टेपेट एंड रॉकर आर्म। तो कहाँ पर? टेपेट एंड रॉकर आर्म। ओके, नेक्स्ट, ए कहता है कि रॉकर आर्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रिवर्स करती, उल्टा करती है, और बी कहता है कि रॉकर आर्म घूर्णन गति को, रोटेशनल मूवमेंट को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में चेंज करती। कौन गलत है, कौन सही है? कौन सही कह रहा है? कौन है सही? हु इज राइट? ए सही कह रहा है, क्योंकि पुश रॉड जब उसके रॉकर आर्म के पिछले हिस्से को उठा रही है तब वो अगला हिस्से को दबा रहा है, तो ये उठ रहा है और ये वाला हिस्सा दब रहा है। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रिवर्स कर रहा है। जबकि क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है? पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। बी रॉन्ग है, ठीक है। रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन चेंज कर रहा है? वो क्रैंक शाफ्ट कर रही है, ना कि पुश रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए asserts that intake valves are cooled while they are open। ए कहता है या अनिल कह रहा है कि जब इनलेट वाल्व खुलता है वो खुलने से ठंडा होता है, और भुवन बी
बी क्या कह रहा है, जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो वह गर्म होता है। बताओ कौन सही है? दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो वह गर्म होता है, क्योंकि गर्म गैसें उससे टकराती हैं। पर जब वो बैठ जाता है अपनी सीट पर तो वो अपनी हीट को वाल्व सीट को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, गाइड को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, कूलेंट को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। मैंने तुम्हें वहाँ पर जब इंजन का सिलेंडर हेड बताया उसमें बताया ना कि एग्जॉस्ट वाल्व के इर्द गिर्द वाटर जैकेट भी हैं, तो वहाँ पर वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। पर जब ये खुल रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर तो उस समय यह गर्म हो रहा है, और जब ये बाहर से आने वाली हवा का तापमान कम है तो इनलेट वाल्व जब खुल रहा है तो ये ठंडा हो रहा है। दोनों ही, अनिल और भुवन दोनों ही सही कह रहे हैं, यानी ए और बी दोनों ही सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जॉस्ट वाल्व यूजुअली स्टार्ट ओपनिंग। एग्जॉस्ट वाल्व खुलना शुरू हो जाता है कहाँ पर? क्या बोला था मैंने? बिफोर बीडीसी, 60 डिग्री बिफोर बीडीसी खुल जाता है, क्योंकि जो पावर इंपल्स प्राप्त होनी थी वो हो गई है, क्रैंक का फेज चेंज हो गया और वो तेजी से घूम गई है। अब वो गर्म गैसों को जल्दी से इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना है, इसलिए वो बिफोर बीडीसी खुल जाता है। इसमें ऑप्शन क्या क्या थे? एट बीडीसी, एट टीडीसी, बिफोर बीडीसी एंड बिफोर टीडीसी, तो बिफोर बीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाल्व ओवरलैप अकर्स बिटवीन। वाल्व ओवरलैप होता है कहां पर होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनलेट स्ट्रोक के प्रारंभ में। तो इसमें ऑप्शन कहां पर है? सी, डी है, एग्जॉस्ट एंड इनटेक स्ट्रोक के टाइम। अच्छा, मैंने वो चेंज कर दिया, यानी कि एग्जॉस्ट एंड इनटेक स्ट्रोक के बीच में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी से थोड़ा नीचे होता है, यानी 10 डिग्री बिफोर, 15 डिग्री बिफोर टीडीसी, उसी समय इनलेट वाल्व भी खुल जाता है और बाहर से आने वाली जो हवाएं हैं उनकी वेलोसिटी भी कम होती है, उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उनका मास ज़्यादा है और वो जली हुई गैसों का मास कम है। यानी कि जो अंदर गैसें आ रही हैं वो भारी हैं और जो बाहर को निकल रही हैं वो हल्की हैं। तो भारी गैसें हल्की गैसों को बाहर निकालने में मदद करती हैं, इसलिए ये वाल्व ओवरलैप रखा जाता है। पूरे हो गए? और फिर क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन और थे, वो क्या हैं?